गुड इवनिंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास हम लोग रिफ्रैक्शन एट सिंगल सरफेस पढ़े थे और उसमें हम लोग सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस किए थे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ये सबको रिलेट किए थे, फोकल लेंथ के साथ रिलेट किए थे। और बेसिकली क्या था, ड्रॉ करने के लिए अगर हमारे पास कोई एक कन्वेक्स या कनकेव सरफेस है जिसके दोनों तरफ मान लो कि दो अलग अलग मीडियम है और सपोज कोई एक मीडियम से μ2 इज मोर देन μ1, ये सब हम लोग किए थे, आपको याद है। और अगर मुझे पता करना है कि वेयर इज द इमेज फॉर दिस ऑब्जेक्ट, तो हम क्या कर रहे थे, पहले देख रहे थे कि ये जो कर्व सरफेस है उसका सेंटर कहाँ है, यहाँ है सेंटर। अच्छा, तो फिर हम क्या करते थे, यहाँ से कोई एक रे ऐसे ड्रॉ करते थे इसके ऊपर, दिस बिकम्स द इंसिडेंट रे। अच्छा, ये इंसिडेंट रे रिफ्रैक्ट करके इधर आएगा, इधर से दूसरा रे जाएगा, ये भी इधर से जाएगा, ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे जहाँ पे मिलेंगे वहीं पर इमेज बनेगा। तो जानने के लिए कहाँ पे वो दोनों मिलेंगे, पहले हमें क्या करना पड़ता था, हमें करना पड़ता था टू ड्रॉ ए नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते थे। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद यूजिंग स्नेल्स लॉ हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर ये डेंसर मीडियम है तो इट वाज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट वाज गोइंग लाइक दिस, यहाँ से लाके ऐसे कहीं एक पॉइंट में ये रिफ्रैक्टेड रे पहुंचता था। यूजिंग द प्रिंसिपल μ1 sin i is equal to μ2 sin r, और इधर से जो रे आ रहा है वो भी ऐसे ही आता था, ऐसे ही आता था, यहाँ पर मिलता था, मतलब दोनों रिफ्रैक्टेड रे जहां पर मिले वहां पर इमेज फॉर्मेशन होता था। एंड वी हैव रिलेटेड, अगर इसका रेडियस r है, वी हैव रिलेटेड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, द इमेज डिस्टेंस, है ना, और द रेडियस एंड द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द टू मीडियम्स, ये हम लोग देखे थे। और क्या क्या फैक्ट्स हम लोग रिवील किए थे, पहले देखे थे कि जो v और u में रिलेशन, ये प्रीवियस क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं, मैं थोड़ा सा रिकैप करके आगे जाऊंगा क्योंकि यूज करने वाला हूं। हाँ, तो μ2 by v माइनस μ1 by u इज इक्वल टू μ2 by माइनस μ1 by r। याद रखें, u है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, μ1 इज ऑब्जेक्ट मीडियम, v है इमेज डिस्टेंस, μ2 इज इमेज मीडियम। ध्यान रखें, mu of the image medium by v minus mu of the object medium by u is equal to μ2 minus μ1 by r। अब r पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, डिपेंड करता है कि बीच का सरफेस कैसा है ना। तो याद रखने की तरीका देखो, mu of the image medium by v minus mu of the object medium by u is equal to μ2 minus μ1 by r, ये याद रखना। फिर हम लोग देखे थे व्हाट इज फर्स्ट प्रिंसिपल फोसी। फर्स्ट प्रिंसिपल फोसी इज द पॉइंट of position of the object for which the rays, the refracted rays will be parallel or meeting at infinity, उसको फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहते हैं और उसका वैल्यू भी हम लोग निकाल लिए थे, इट वाज μ1 r by μ2 minus μ1। डिटेल्स में जानने के लिए प्रीवियस वीडियो आपको देखना पड़ेगा। सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या था, अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है वो कहां पे कन्वर्ज हो रहे हैं, तो ये था सेकंड प्रिंसिपल फोकस, इधर से रे आ रहे हैं यहाँ पे कन्वर्ज हो रहे हैं, और सेकंड प्रिंसिपल फोकस का हम लोग फॉर्मूला निकाल दिए थे, इट वाज μ2 r by μ2 minus μ1। दोनों फॉर्मूला को देखे तो मिला f1 by f2 is equal to μ1 by μ2। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली इसके ऊपर आएगा, ठीक है, डायरेक्टली इनके ऊपर आएगा। अच्छा, फॉर्मूले के ऊपर नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर। तो हम लोग क्या क्या देख लिए फैक्ट में देख लिए रिलेशन बिटवीन v एंड u, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, second principal focus and the relation between the two principal foci. Now we go for point number 5. Let us see lateral magnification. Lateral magnification. Lateral magnification और transverse magnification। लेटरल मैग्निफिकेशन और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, हाइट ऑफ द इमेज निकालना है। तो चलो थोड़ा कोशिश करते हैं, एकदम डिफिकल्ट नहीं है, अगर आपको कांसेप्ट क्लियर है तो थिंग्स विल बी डन वेरी इजीली। सी सपोज हम कहेंगे हियर इज द सरफेस, और क्या दिया गया कि ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, सपोज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या हुआ है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज कहीं यहां बन रहा है,
Suppose this is what is the image and I want to find out the magnification. ये मैग्निफिकेशन पार्ट स्कूल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देके नहीं पढ़ाते, लेकिन मुझे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए चाहिए तो मैं थोड़ा इसको इंपॉर्टेंस देके कर रहा हूँ। ये सब कंसेप्ट को मैं वहाँ पर समझाऊंगा, यूज करूंगा तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो फॉर्मूला रट के काम निकल जाता है। बोर्ड वाले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे आपको 4-5 फॉर्मूला दे दूंगा, भूल जाओ बाकी सब कुछ, 4-5 फॉर्मूले से सब कुछ निकल जाता है। बट देन टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं मैग्निफिकेशन का। तो जो मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं, कैसा हो रहा है सोचो, यहां से अगर कोई रे ऐसे आ रहा है थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, देन ये मीडियम में जाने के बाद जस्ट मिनट, ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे अगर ऐसे आया, ये एक मीडियम, ये दूसरा मीडियम है। सपोज हम कहेंगे कि ये μ2 है, ये μ1 है, जैसे अभी भी कर रहे थे, और मान लो कि μ2 इज मोर देन μ1 और लेस देन μ1, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द डाटा गिवन। तो मान लो कि μ2 इज मोर देन μ1, तो ऑब्वियसली क्या होगा, दिस रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। μ2 इज लेस देन μ1, द रे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना। तो रे मान लो कि ऐसा बेंड कर गया, ये काफी बड़ा हो गया दिखाने में, थोड़ा मैं ऐसे करता हूं, जस्ट अ मिनट, आई विल चेंज, स्लाइटली चेंज, इसलिए पहले से थोड़ा फिगर कर देने से अच्छा रहता है। एनीवे मैं थोड़ा सा करता हूं यहाँ पे। सपोज दिस इज व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, और यहाँ से कोई रे ऐसे आया, ऐसे आने के बाद वो क्या किया ना, ऐसे निकल गया। एंड सपोज आई से हियर इज द इमेज फॉर्म, ठीक है, ये इमेज यहाँ पर बन गया, यस इमेज बन गया, और ये μ2 है, μ1 है। फिगर देख के आपको क्या लग रहा है, μ2 ज्यादा है कि μ1 ज्यादा है, आपको क्या लग रहा है, μ2 ज्यादा है कि μ1 ज्यादा है? हाँ, तो ये मीडियम में आया तो μ1 ज्यादा है, μ2 कम है, इसलिए रे इज बेंडिंग अवे फ्रॉम दिस। मालूम नहीं है, सपोज हम कहेंगे ये एंगल को θ1 कहेंगे और ये एंगल को θ2 कहेंगे, सपोज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। इसको कहेंगे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको कहेंगे हाइट ऑफ द इमेज। ऑब्वियसली ये डिस्टेंस, ये पॉइंट को अगर हम P कहते हैं तो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। हमें क्या निकालना है, लेटरल मैग्निफिकेशन और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। क्या मतलब होता है, हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो कितना आसान है, मैं इसको थोड़ा जगह बना लेता हूं यहाँ पे। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, सॉरी हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें निकालना है। तो लेटरल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया m, that is height of image by height of object। अच्छा, ये फिगर में हम देखेंगे here what is tan θ1, tan θ1 is HO by PO। हाँ सर ठीक है, HO height of the object, HO by PO, HO by PO। अच्छा, और हम जानते हैं कि ये सारा जो एंगल्स है दे आर वेरी स्मॉल एंगल्स, ऑल इंसिडेंट रेज आर ऑलमोस्ट पैरेलल और पैराएक्सियल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये पहला असम्पशन है जो कि वैलिड रह जाएगा, नहीं तो सारा का सारा जो थ्योरी हम पढ़ेंगे कोलैप्स कर जाएगा। तो θ1 इज वेरी स्मॉल, तो आई कैन कॉल tan θ1 इज इक्वल टू θ1, or I can say tan θ1 can also be written as sin θ1 because θ1 is small। क्या यहाँ तक की बातें समझ में आया सबको? θ1 काफी छोटा है तो tan θ1 equal sin θ1। Similarly, what is tan θ2? क्या बताएंगे आप लोग? tan θ2 will be obviously height of the image by I will write instead I'll write it is OO dash। थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं ताकि हमारे साइन कन्वेंशन की तकलीफ ना हो। ये OO dash है, ये II dash है, ठीक है। यहाँ पे भी कोई चीज का मिसिंग हो जाएगा, अदरवाइज लिखते वक्त थोड़ा ऐसे लिखते हैं। विल से इट इज OO dash by PO। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी कमिंग आउट टू बी II dash by PI, and that is same as sin θ2, same region, θ1 θ2 are small। अब θ1 θ2 में तो कोई रिलेशन आपको मालूम है, that is what is Snell's law।
μ1 मीडियम में एंगल थीटा 1 है, μ2 मीडियम में एंगल थीटा 2 है, तो हम क्या कहेंगे? बाय स्नेल्स लॉ μ1 sin थीटा 1 इक्वल टू μ2 sin थीटा 2। कितना सिंपल है। चलिए वैल्यू डाल देते हैं सबका। तो ये बन गया क्या? इट इज μ1 sin थीटा 1। sin थीटा 1 was nothing but OO dash by PO. It is OO dash by PO is equal to μ2 sin थीटा 2। sin थीटा 2 क्या है? II dash by PI। It is μ2 II dash by PI। अच्छा, यहाँ पर OO dash क्या है? It is height of the object with proper sign convention। PO क्या है? PO is distance of the object। क्या लिखेंगे? प्लस यू लिखेंगे कि माइनस यू लिखेंगे? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लस यू लिखेंगे कि माइनस यू लिखेंगे? PO इधर से मेजर करते हैं ना? यस इट इज माइनस यू। अच्छा, फिर आ गया II डैश। इस पर आर फिगर पूछिए, हमारा जो फिगर है उसको देखिए और बताइए कि हमारा फिगर में II डैश नीचे की तरफ है, प्लस HI लिखेंगे कि माइनस HI लिखेंगे? माइनस HI। बाकी रह गया PI को क्या लिखेंगे? V प्लस V की माइनस V? PI प्लस V, क्योंकि ये तो साइड डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन हुआ, इंसिडेंट रे से जा रहा है। फाइन, चलिए सबका वैल्यू डालते हैं। सो इट इज कमिंग आउट टू बी μ1 into OO dash is HO, PO is minus U, μ2 is it is μ2 into II dash is minus HI by PI is V। थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, माइनस साइन को खा गया, हमें चाहिए था लैटरल मैग्निफिकेशन व्हिच इज गिवन बाय HI by HO। तो HI को इधर रखिए, माइनस माइनस कैंसिल हो चुके हैं, HO को नीचे उतार लिए, तो आ गया क्या आपका? μ1 into V by μ2 into U। यस, ठीक है ना? लेंस के लिए क्या था? V by U, थिन लेंसेज के लिए V by U। अब ये क्या हो गया? μ1 V by μ2 U, ये हो गया लेटरल मैग्निफिकेशन। ठीक है, लेटरल मैग्निफिकेशन ये हो गई इंटरेस्टिंग चीज। लेटरल मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट व्हिच इज गिवन बाय μ1 V by μ2 U। मींस अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस मालूम है, ऑब्जेक्ट मीडियम इमेज मीडियम मालूम है, तो बस आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। लेकिन याद रखना कि कौन किसको रेफर करता है। V is image distance, U is object distance। μ1 is object medium refractive index, μ2 is image medium refractive index, है ना? ये याद रखना है आपको, उतना चीज तो आपको करना पड़ेगा, because there is no escape otherwise। μ1 is object medium refractive index into V by image medium refractive index into U gives you the value of lateral magnification। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 5 हमें समझ में आया। पॉइंट नंबर 6 में हम बताना चाहेंगे व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक सेपरेटिंग मीडियम है, ये सेपरेटिंग सरफेस है, ये μ2 है, ये μ1 है, चलो, और यहाँ से कोई एक ऑब्जेक्ट A से जाने लगा है कुछ वेलोसिटी में, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ U नहीं लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट नॉर्मल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो आपका इमेज यहाँ पे था, तो ये भी इधर भागेगा, दिस विल गिव यू वेलोसिटी ऑफ इमेज नॉर्मल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ये इधर भागेगा तो ये इधर भागेगा। सिंपल सा चीज तो है, इसमें कोई सोचने वाली चीज थोड़ी है, क्योंकि आप देख रहे हो क्लियरली कि मैग्नीफाइड दिख रहा है, तो आप कहोगे अगर ऑब्जेक्ट ऊपर भागा तो इमेज भी ऊपर ही नीचे ही भागेगा। तो क्या कहेंगे? लेट अस कॉल वेलोसिटी ऑफ इमेज नॉर्मल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये हम निकालना चाहते हैं। लेट VON is velocity of object
वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, नॉर्मल टू प्रिंसिपल एक्सिस, VIN वेलोसिटी ऑफ इमेज नॉर्मल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और हमें मालूम है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा। पहले बताओ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज कमिंग आउट टू बी, क्या है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है देखो तो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ये जो हाइट था ऑब्जेक्ट का, किस रेट में ये हाइट बढ़ रहा है। अगर हम कहेंगे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज HO, VON इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज इन हाइट। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है। VON is nothing but rate of change in height. I call it equal to D. I will call it equal to D by dt of height of object. क्या चीजें समझ में आ रहा है। इसका हाइट किस रेट में बढ़ रहा है, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। नो, जो हाइट था वो किस रेट में बढ़ रहा है, रेट ऑफ चेंज इन हाइट इज नथिंग बट VON। VIN क्या होगा भाई, VIN तो वैसे ही निकाल लेंगे। VIN क्या कोई मुझे गेस करके बताएगा VIN के लिए मैं क्या फॉर्मूला लिखूं। ऑब्वियसली VIN विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज, इधर जाना ना, HI किस रेट में घट रहा है, किस रेट में बढ़ रहा है, इट इज D by dt ऑफ HI। हाँ, ये चीज हमें मालूम है, ये d by dt of HI is giving you the velocity of image normal to this। अब मुझे अगर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दिया गया है, इमेज का वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। इट इज सो सिंपल। देखो मैं क्या करने वाला हूं, हमें मालूम है कि हाइट ऑफ द इमेज इज m टाइम्स हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और m क्या था, μ1 into v by μ2 into u that into HO, है ना, ऐसा था। खैर हमें m का वैल्यू मालूम है, जहां पर m का वैल्यू क्या है साइड में लिख देते हैं, μ1 into v by μ2 into u। अब देखो जब कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्या उसका u बदल रहा है, नहीं, u इज सेम, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेम। जब इमेज ऐसे भाग रहा है नॉर्मल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्या उसका v बदल रहा है, नहीं, ये भी सेम है, u इज ए कांस्टेंट, v इज ए कांस्टेंट। कब, व्हेन द इमेज इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। μ1 μ2 ऐसे दोनों कांस्टेंट है। इसका मतलब ये जो रिलेशन हम लोग देखे, इसमें हमें मिला कि ये जो पूरा का पूरा चीज है ये कांस्टेंट है, ये पूरा का पूरा चीज कांस्टेंट है ना। तो हम लिख सकते हैं, दोनों तरफ को डिफरेंशिएट कर दो, dHI by dt इज, ये कांस्टेंट है, जैसे y equal to kx dy by dt it equal to k times dx by dt। हाँ सर ये तो समझ में आता है क्योंकि k इज ए कांस्टेंट। हाँ ये अगर समझ में आता है तो बात वही है यहाँ पर, dHI by dt is equal to μ1 v by μ2 u whole into dHO by dt। And what is this? This is velocity of image normal to principal axis. This is μ1 v by μ2 u whole into velocity of object normal to principal axis। हो सकता है इतना बड़ा फॉर्मूला याद रखने में डिफिकल्ट होगा, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, कैसे, आप कहोगे VIN is equal to m times VON। क्या समझ में आया, समझ में आया। रिमेंबर दीज आर ऑल फैक्टर्स, यू हैव टू डील देम फैक्टोरियली। m पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। फॉर ए इरेक्ट ऑब्जेक्ट m will be positive, for an inverted object for an erect image m is positive, for inverted image m is negative। for a real image m क्या होता है, m होता है, जो इमेज होता है कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। रियल इमेज के लिए m हो जाएगा नेगेटिव,
फॉर वर्चुअल इमेज m विल बी पॉजिटिव। सो डिपेंड करता है कि क्या हाल है, वहां से आप m को पॉजिटिव या नेगेटिव पता कर सकते हो और अकॉर्डिंगली आप निकाल सकते हो कि क्या होगा वेलोसिटी ऑफ इमेज फिर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे जो हम लोग देखे m का वैल्यू ये, इसको थोड़ा लिख देंगे। क्या लिखेंगे? पॉजिटिव फॉर इन्वर्टेड वर्चुअल इमेज, इन्वर्टेड और वर्चुअल इमेज, इन्वर्टेड और वर्चुअल इमेज, और नेगेटिव है फॉर रियल और सॉरी यहां पे गलत लिख दिया मैं। वर्चुअल इमेज इन्वर्टेड थोड़ी होता है, वर्चुअल इमेज इरेक्ट होता है। वर्चुअल इमेज पॉजिटिव फॉर रियल और वर्चुअल इमेज रियल और सॉरी माय वर्ड्स आर पॉजिटिव फॉर इरेक्ट, इरेक्ट और वर्चुअल इमेज, क्योंकि वर्चुअल इमेज हरदम इरेक्ट होता है और रियल इमेज कैसे होता है? इन्वर्टेड होता है। तो हम कहेंगे इट इज नेगेटिव फॉर इन्वर्टेड और रियल इमेज। ये आपको याद रखना, एम वैल्यू कब पॉजिटिव लेंगे कब नेगेटिव लेंगे फिगर से भी आपको पता चल जाएगा। और ये पता चल गया तो हम निकाल दिए वेलोसिटी, और वेलोसिटी हमें मिल गया वेलोसिटी ऑफ इमेज नॉर्मल टू प्रिंसिपल एक्सिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट नॉर्मल टू प्रिंसिपल एक्सिस इनटू लेटरल मैग्निफिकेशन, जबकि m का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम कहेंगे ये रियल इमेज है, अगर हम कहेंगे कि रियल इमेज बन रहा है मतलब इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, मतलब m नेगेटिव है, मतलब दिस टू वेक्टर्स आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड, एक ऊपर जा रहा होगा तो नीचे जा रहा होगा। समझ में आ रहा है? अगर ये वर्चुअल इमेज की बात चल रहा है, मतलब ऐसा कोई अरेंजमेंट हुआ है कि वर्चुअल इमेज हो रहा है, मतलब इमेज इज इरेक्ट मतलब m इज पॉजिटिव, मतलब VIN जिस डायरेक्शन में होगा VON उसी डायरेक्शन में होगा। ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव करेगा नॉर्मल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इमेज भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा नॉर्मल टू प्रिंसिपल एक्सिस का फॉर इरेक्ट इमेजेस और m इज इक्वल टू पॉजिटिव। खैर हमें ये चीजें समझ में आ गया। सो वी हैव सीन पॉइंट नंबर 6, नाउ विल गो फॉर पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 में हम देखना चाहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट lying along, for small object along principal axis। तो यहाँ पे क्या हुआ, बात कुछ ऐसा हुआ, यहाँ पे कोई हम ऑब्जेक्ट रखे हैं along the principal axis, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट का करस्पॉन्डिंग इमेज यहाँ पे कुछ बन रहा है, ऐसा है। अगर हम कहेंगे ये लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ये लेंथ ऑफ द इमेज है, हमें रिलेशन पता करना। तो लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन को चलो हम कहेंगे m0, लेट अस कॉल इट m0। लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन क्या है? m0। अच्छा m0 क्या है? इट इज लेंथ ऑफ द इमेज बाय लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये हमें पता करना है। ठीक है, ठीक है, मतलब अगर छोटा ऑब्जेक्ट है, हम जानते हैं दिस लेंथ इज नथिंग बट du, इट इज नथिंग बट du। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां तक, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां तक का डिफरेंस निकालेंगे तो du ही निकलेगा। ये क्या है? dv। ऐसा चीज हम लोग थिन लेंसेज के लिए पहले से भी कर चुके हैं, यू अंडरस्टैंड हाउ कम इट इज कमिंग du। अब इस पॉइंट का इमेज यहाँ पे बन रहा है, इस पॉइंट का इमेज यहाँ पे बन रहा है, दिस इज द चेंज इन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस इज द चेंज इन इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक आ गया, इमेज यहाँ से यहाँ तक चला गया, दिस इज du, दिस इज dv, देन du इज नथिंग बट li, du इज नथिंग बट lo एंड दिस इज नथिंग बट li। तो हमें निकालना क्या है प्रैक्टिकली? dv बाय du, ये चीज निकालना है। ठीक है, ठीक है, हमारे पास तो फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? वी नो दैट mu 1
mu2 by v minus mu1 by u is equal to mu2 minus mu1 by r। ये हम लोग डिराइव कर चुके हैं। Let us differentiate both the sides. Let us differentiate both the sides. mu2 by v, mu2 is a constant, 1 by v का डेरिवेटिव होगा minus 1 by v square dv minus mu1 by u का डेरिवेटिव होगा mu1 into minus 1 by u square du। हाँ सर, ये समझ में आया। और इसका डेरिवेटिव क्या होगा? अरे mu2 mu1 r सब कुछ कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 0। सिंप्लीफाई करें तो क्या मिल गया? mu2 by v square into dv। ये नेगेटिव टर्म है, इसको उधर ले लेते हैं, और ये पॉजिटिव टर्म है, दो ठो माइनस है ना, पॉजिटिव हो गया। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव हो गया, तो ठीक है, ये हो गया कितना? इट इज mu1 by u square into du। आई होप यहां तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्या यहां तक सबको समझ में आया? देख लो। यस यस। और हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, मतलब dv by du। क्या होता है वो? हमें तो दिखने लगा यहाँ पर, dv by du is equal to क्या आ गया? mu1 into v square by mu2 into u square। ध्यान रहे, तीन लेंसेज के केस में कुछ दूसरा था, it was m square, lateral magnification का स्क्वायर था, but now here it is different। You find that the longitudinal magnification is given by mu1 v square by mu2 u square, that is nothing but length of the image by length of the object। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के क्वेश्चंस आएंगे। Those who are preparing for board also one mark क्वेश्चन तो आ सकते हैं। लेंथ दिया होगा, दे दिया होगा, when an object was kept at a distance 30 cm from the spherical surface separating two mediums of refractive index 1.5 and 2, the image forms at a distance of 60 cm in the second medium, and it was seen that the length of the object is 2 cm, what is the length of the image? हाँ, सीधे फॉर्मूला, u दिया है, v दिया है, mu1 दिया है, mu2 दिया है, li by ये लो हम निकाल सकते हैं, है ना। अच्छा, तो ये हमें समझ में आ गया। अब हमें देखना है, ये कौन सा पॉइंट था? पॉइंट नंबर 7। अब हमें देखना है पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 में देखना है वेलोसिटी ऑफ इमेज along प्रिंसिपल एक्सिस। सर अभी तो करवाया नहीं नहीं नहीं, वो क्या था? वेलोसिटी नॉर्मल टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। चलो हम कहेंगे VIA इज वेलोसिटी ऑफ इमेज along प्रिंसिपल एक्सिस। Obviously, how we'll write this one? Rate of change in image distance, or VOA, it is velocity of object along principal axis। क्या है? Rate of change in object distance। Obviously, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर है कि नहीं? और हमें तो अभी अभी समझ में आ चुका है कि ये dv is equal to mu1 by mu2 into v square by u square that into du। ये अभी अभी देखे हम लोग, कहाँ पे? यहीं पे देखे, dv by du is this mu1 v square by mu2 u square, so dv is equal to du को उधर ले लो। ये फॉर्मूला देख लीजिए, देखो ये, यस, तो हमें ये मिल गया। अब दोनों तरफ अगर हम dt डिवाइड कर देते हैं तो dv by dt लिख देंगे, तो if I divide dt this side, divide dt this side, that gives you velocity of image along the principal axis is equal to mu1 by mu2 into v square by u square, that into velocity of object along principal axis। यहाँ पर नोट करने वाली चीज ये है कि whatever may be the value of u, whatever may be the value of v, v square by u square is always positive। v square by u square is always positive। mu1 mu2 ये भी तो always positive, मतलब ये quantity is always positive, मतलब velocity of image and velocity of object are always in the same direction along the principal axis।
velocity of object and image are always in the same direction in the principal axis. ये स्टेटमेंट मुझे जरूरत पड़ेगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ाते वक्त। आप बोलोगे सर वो ऑब्जेक्ट को यहाँ तक क्यों नहीं है, और आगे लाएंगे और बड़ा दिखेगा, नहीं और बड़ा नहीं दिखेगा, क्या होगा तकलीफ, तब हम इस स्टेटमेंट से आपको जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। द ऑब्जेक्ट इज मूविंग बिटवीन द नियर डिस्टेंस एंड इंफिनिटी के बीच में, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमें समझ में आया कि जो वेलोसिटी ऑफ इमेज है अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे VOA and VIA are always in same direction। हाँ, ये समझ में आया। क्यों ऐसे हुआ? इट इज बिकॉज जो हमारा m0 था इट वॉज ऑलवेज पॉजिटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं होता। Why? Because ये mu1 v स्क्वायर बाय mu2 u स्क्वायर है, v बाय u, v पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, u पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ये स्क्वायर हो गया तो पॉजिटिव हो गया, mu1 बाय mu2 इज आल्सो पॉजिटिव, सो m0 इज ऑलवेज पॉजिटिव। Whereas जो हमारा m था, m was not positive, it may be positive, may not be positive depending upon the position। हम देखे थे अभी थोड़ी देर पहले, m was positive for erect virtual image, negative for inverted real image। तो m पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, बट m0 is always positive। Just now we have seen it is always positive, m0 नेगेटिव नहीं होता। अब इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं और आप कर सकते हो। क्वेश्चन आर नॉट डिफिकल्ट, सीधा फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन के लिए वी शैल टेक ए सेपरेट क्लास। मैं कुछ क्वेश्चन प्रिपेयर किया हूं, उसमें सॉल्यूशन बना दूंगा और उसको दे दूंगा, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूले क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गई आपका रिफ्रैक्शन एट सिंगल स्फेरिकल सरफेस का कंप्लीट थ्योरी। क्या क्या चीज देखे हम लोग? पहला हम लोग देखे कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन यू एंड वी, थोड़ा याद कर लेते हैं। यू एंड वी के बीच में क्या रिलेशन था, अगर आपको थोड़ा ब्रीफ करना है, मतलब क्या याद रखना है, दोज हु आर थिंकिंग फॉर एंट्रेंस एंड ऑल दैट, तो हमें जो जो इंपोर्टेंट पॉइंट अगर उसको खाली लिखेंगे तो हम कहेंगे पहला जो हमें समझ में आया वो ये था, इट वाज mu2 by v minus mu1 by u is equal to mu2 minus mu1 by r। सॉरी, फिर हमें मालूम था व्हाट इज, हमें पता कर लिए थे हम लोग व्हाट इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन में लेटरल मैग्निफिकेशन, लेटरल मैग्निफिकेशन क्या था, लेटरल मैग्निफिकेशन ये चीज आया था mu1 into v by mu2 into u, you call it m। velocity of image normal to principal axis was given by m times velocity of object normal to principal axis, m may be positive may be negative। और क्या था, longitudinal magnification। देखो कितना थोड़ा सा फॉर्मूला, इतना ही तो याद रखना है, longitudinal magnification, इतना याद रखे तो आपका सारा काम निपट गया। कैसे हुआ जानने के लिए इतना लंबा क्लास था, ठीक है। आपको एंट्रेंस के लिए क्या चाहिए, बस यही सब तो चाहिए। लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन क्या था, ये m स्क्वायर, कैसे निकालते थे, इसको निकालते थे लाइक mu1 by mu2 into v स्क्वायर by u स्क्वायर। जब आप ऐसे ब्रीफली एक नोट बना लेते हो ना तो याद करने में आसान होता है। अच्छा m ये था, m स्क्वायर ये था, ओ इतना डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, डिफरेंस याद रखना बहुत आसान है। अगर मैं कहता हूं कि फलाना आदमी का एज 58 ईयर्स है, फलाना आदमी का एज 52 ईयर्स है, तो ये याद रखने में जितना डिफिकल्ट होता है, अगर दोनों डाटा को मैं कोरिलेट कर देता हूं, क्योंकि वो दोनों इंडिपेंडेंट डाटा हो गया, एक का 58 है तो एक का 52 है, कोई रिलेशन नहीं है। अगर दोनों डाटा को मैं कोरिलेट कर देता हूं, एक आदमी, ये आदमी का एज 58 ईयर्स है और ये उससे 6 साल छोटा है, अब याद रखना आसान हो जाता है। So when you correlate the data you are having, it is easy on your part to remember। अच्छा m होता है ये, m स्क्वायर होता है ये, हाँ तो ये डिफरेंस है, तो याद रखना आसान होता है। देखो these are all psychological things। लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन पता चल गया। अगर हमें पता करना है वेलोसिटी ऑफ इमेज along principal axis, it is m। ये m स्क्वायर कहाँ लिखा, ये m स्क्वायर नहीं m था,
It was m0, sorry, m0. It was m0 times velocity of object along principal axis. m0 क्या था? longitudinal magnification. खत्म. ये था height of image by height of object and this was length of image by length of object. इतना जो बकबकाहट किए हम लोग डिराइवेशन में, बस इतनी चीज को पाने के लिए जो हमें अभी रेडीमेड हमारे सामने अवेलेबल है. ठीक है ना? चलिए, आपको ये सारा चीज समझ में आ गया. नाउ लेट अस गो फॉर द लेंस मेकर फॉर्मूला. लेंस मेकर फॉर्मूला के बारे में थोड़ा सा भी डिस्कशन हम लोग करेंगे. ठीक. सो लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज लेंस मेकर फॉर्मूला. उसके बारे में अभी लिखेंगे. यहां तक सबको समझ में आ गया बढ़िया से? यस, यस, यस. ठीक. यस सर. यस सर.